हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं 1994 में रिलीज हुई ड्रामेटिक मूवी द शॉशैंक रिडेम्पशन के बारे में। दोस्तों, ये मूवी एक फीलिंग शेयर करती है उन लोगों की जो कई सालों से जेल में बंद रहते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफी इंटरेस्टिंग एंडिंग है इस मूवी की। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा। सो लेट्स बिगिन। मूवी की स्टार्टिंग होती है एंडी डुफ्रेन से, जिसको अपनी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड के मर्डर के केस में उम्र कैद की सजा होती है। रियलिटी में एंडी ने किसी का भी खून नहीं करा है और वो कोर्ट में अपने आप को बेगुनाह साबित करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन इत्तेफाक से उसके सारे बयान बिना सबूतों के होते हैं। जैसे कि एंडी का कहना था कि वो अपनी वाइफ और उसके लवर को मारना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका और अपनी गन एक तालाब में फेंक दी। और तालाब में गन का ना मिलना, इसके साथ ही उसकी वाइफ और उसके लवर की बॉडी में से वही गोली का मिलना जो सिर्फ एंडी के गन से मैच होती है, ये सारी बातें एंडी को गुनहगार साबित करती हैं और उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। एक ही पल में एंडी एक बहुत बड़े बैंक का वाइस प्रेसिडेंट से एक कातिल के रूप में बदल चुका है। अब उसकी लाइफ का नया चैप्टर द शॉशैंक जेल में शुरू हो जाता है। नेक्स्ट सीन में रेड, जो शॉशैंक जेल का ही एक कैदी है, उसे जेल के कुछ अधिकारियों के पास ले जाया जाता है। वो ऑफिसर उससे पूछते हैं कि तुम अपनी उम्र कैद के 20 साल काट चुके हो, क्या तुम सुधर चुके हो। रेड कहता है कि जी हाँ, अब मैं बदल चुका हूँ, अब मैं एक शरीफ इंसान की तरह समाज में रहने लायक हो चुका हूँ। लेकिन वो ऑफिसर रेड को रिजेक्ट कर देते हैं। इस जेल में जिनको उम्र कैद की सजा मिली हुई है, उन्हें हर 10 साल में ऐसे ही बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है। जब तक उन ऑफिसर को कोई योग्य जवाब नहीं दे देता, उसे वो अप्रूव नहीं करते। रेड उस जेल का ऐसा कैदी है जिससे हर कोई अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ भी सामान ले सकता है, जैसे बियर, सिगरेट, ऐसा कुछ भी जो पॉसिबल हो सकता हो। वो इस जेल का चलता फिरता सुपरमार्केट है। तभी जेल के मेन गेट के पास सायरन बजता है। सभी कैदी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। ये सायरन है नए कैदियों के आने का, जिसमें एंडी भी शामिल है। जैसा कि हमेशा की तरह होता है, पुराने कैदी नए कैदियों को, जिन्हें वो नया मुर्गा कहते हैं, उन पर सिगरेट्स का सट्टा लगाते हैं कि सबसे पहले कौन सा मुर्गा रोएगा। रेड एंडी पर, उसका दोस्त हेवुड एक मोटे पर, और भी रेड के कई दोस्त नए कैदियों पर सट्टा लगाते हैं। इधर नए कैदियों की मुलाकात जेल के वार्डन नॉर्टन से होती है। नॉर्टन कहता है कि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही नियम है, मेरी जेल में कोई ईश्वर का अनादर नहीं करेगा। बाकी के रूल समय के साथ गार्ड्स के कैप्टन मिस्टर हेडली आपको समझाते रहेंगे। इसके बाद इन कैदियों पर पानी की बौछार करी जाती है और जेल के कपड़ों के साथ सेल में भेज दिया जाता है। रात में गार्ड्स लाइट्स ऑफ करने के बाद पुराने कैदी नए मुर्गे मतलब नए कैदियों को डराते हैं, अलग अलग आवाजें निकालते हैं, एक तरह से उनकी रैगिंग करते हैं, जिससे वो मोटा कैदी रोने लगता है जिस पर हेवुड ने सट्टा लगा रखा था। जेल से शोर शराबे को सुनकर गार्ड्स का कैप्टन हेडली कुछ गार्ड के साथ वहां आकर सबको चुप कराता है, लेकिन वो मोटा कैदी हेडली के सामने भी रोता रहता है, जिससे हेडली उसे बाहर निकालता है और मार मार कर उसे अधमरा कर देता है, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सबको सेल से निकाला जाता है। रेड और उसके दोस्त मेस में बैठे खाना खाते हैं, जहाँ हेवुड एक कैदी से पूछता है, तेरी ड्यूटी हॉस्पिटल में है, उस रात वाले मोटे का क्या हाल है। वो कैदी बताता है कि वो तो कल रात ही मर गया था, जिससे हेवुड, रेड और एंडी जो दूसरी टेबल पर बैठा है, वो सब निराश हो जाते हैं। इस तरह एंडी की लाइफ जेल में चलती रहती है। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन एक दिन ऐसे ही एंडी रेड को हेलो बोलता है और कहता है कि सुना है तुम लोगों को कुछ भी सामान दिला सकते हो, मुझे एक छोटी हथौड़ी चाहिए। रेड मजाक में कहता है, क्यों, यहाँ से सुरंग बनाकर भागने का इरादा है क्या। एंडी कहता है, वो तुम उस हथौड़ी को देखकर समझ जाओगे कि इससे सुरंग बनाई जा सकती है या नहीं। वैसे मुझे पत्थर तराशने का शौक है, इसके लिए हथौड़ी चाहिए। रेड कहता है, ला सकता हूँ, लेकिन $10 में। और हाँ, तुम बॉक्स और उसके गुंडों से सावधान रहना, वो तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे। एंडी कहता है, मैंने तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ा है। रेड कहता है कि इन गुंडों को किसी को मारने के लिए कोई वजह की जरूरत नहीं होती दोस्त। और नेक्स्ट डे रेड वो हथौड़ी कैसे भी करके मंगा लेता है, जिसे देखकर वो हंसता है कि इसे तो सुरंग बनाने में 600 साल से भी ज्यादा का टाइम लग जाएगा। और रेड ब्रूक्स, जो जेल का लाइब्रेरियन है, उसकी हेल्प से एंडी तक हथौड़ी पहुंचा देता है। कुछ दिन बाद बॉक्स अपने गुंडों के साथ एंडी को पकड़ता है और बहुत मारता है। शुरुआती 2 सालों तक ऐसा ही चलता रहता है। एंडी कभी उन गुंडों से लड़ पाता और कभी नहीं, मानो वो पिटाई उसके डेली रूटीन जैसी हो गई थी। रेड को वो हमेशा नए नए चोटों के निशानों के साथ ही दिखाई देता। एक दिन वार्डन ने कहा कि जेल की एक बिल्डिंग की छत को रिपेयरिंग करने की जरूरत है, उसके लिए कुछ दर्जन भर कैदियों की जरूरत पड़ेगी, जो ये काम अच्छे से करेगा उसको इनाम भी मिलेगा। इस काम को करने के लिए 100 से भी ज्यादा कैदियों ने अपना नाम लिखवाया, क्योंकि मई के महीने में खुले में काम करने का अलग ही मजा होता है।
रैड कुछ सिगरेट पैकेट्स के बदले अपना और अपने दोस्तों का नाम उस लिस्ट में डलवा लेता है जो ये रिपेयरिंग का काम करेंगे। इसमें एंडी भी शामिल होता है। एंडी, रैड और सभी कैदी छत पर काम कर रहे होते हैं। हेडली अपने कुछ गार्ड्स को बताता है कि उसका भाई मर चुका है जो उसके लिए $35,000 छोड़ गया है, लेकिन ऐसे पैसों का क्या फायदा, इस रकम पर भी सरकार टैक्स लेगी और बचे हुए से कुछ खरीदूं तो फिर उस पर भी टैक्स देना होगा। सरकार टैक्स के नाम पर सिर्फ हमें लूटती रहती है। ये सारी बातें एंडी सुनता है और हेडली के पास जाके कहता है कि आपको अपनी वाइफ पर भरोसा है। जिस चीज को सुनकर हेडली गुस्सा हो जाता है और उसे बिल्डिंग से फेंकने वाला होता है। तभी एंडी कहता है कि अगर आपको अपनी वाइफ पर भरोसा है तो मैं आपके 35,000 पूरे बचा सकता हूँ, वो भी बिना कोई टैक्स दिए। हेडली कहता है कैसे? एंडी हेडली को बताता है कि गवर्नमेंट $60,000 का गिफ्ट अपनी वाइफ को देने को अलाउ करती है, वो भी बिना किसी टैक्स के। अगर आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं तो ये पैसा अपनी वाइफ के नाम पर कर दीजिए और सारा पेपर वर्क आप मुझसे करा सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये बाहर करवाओगे तो लॉयर बहुत पैसे मांगेंगे, लेकिन मैं बिल्कुल फ्री में करूंगा। आप बस मेरे दोस्तों को एक एक बियर पिला देना। नेक्स्ट सीन में उसके सारे दोस्त बियर पीकर छत पर आराम से बैठे होते हैं। उस दिन वो सब अपने आप को आजाद महसूस करते हैं। एंडी भी एक छोटी सी स्माइल के साथ एक कोने में बैठा होता है और उस पल को पूरी तरह से एंजॉय करता है। ऐसी ही जेल में दिन कटते चले जाते हैं। एंडी देखता है कि उसके सेल की दीवार पर कुछ पुराने कैदियों के नाम लिखे हुए हैं। वो भी अपना नाम उस दीवार पर लिख देता है। नेक्स्ट सीन में एंडी रैड से कहता है कि मुझे रीटा का पोस्टर चाहिए, वो उस टाइम की कोई सुपरहिट एक्ट्रेस है। रैड कहता है मिल जाएगा और एंडी वहां से निकलता है। तभी बॉक्स और उसके गुंडे फिर से एंडी को पकड़ लेते हैं और उसको इतना मारते हैं कि वो 1 महीने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और इस गलती के लिए बॉक्स को 1 हफ्ते तक काल कोठरी में रखा जाता है। जब बॉक्स काल कोठरी से निकलकर अपने सेल में जाता है तो वहां पर हेडली उसका इंतजार करता है और उसे वहीं पर बहुत मारता है, शायद इसलिए कि एंडी ने हेडली के पैसों को लेकर मदद करी थी। उस दिन के बाद किसी ने भी एंडी को हाथ नहीं लगाया और बॉस भी कभी चल नहीं पाया। एंडी हॉस्पिटल से लौटकर आता है। उसे अपने सेल में वो पोस्टर मिलता है जो उसने रैड से मांगा था। उसे वो अपनी दीवार पर लगा देता है। नेक्स्ट डे नॉर्टन, हेडली और सारे गार्ड्स कैदियों के सेल की चेकिंग के लिए आते हैं। वो ये चेकिंग हर महीने एक बार सरप्राइजिंगली करते हैं। नॉर्टन और हेडली एंडी के सेल में जाते हैं। वहाँ हेडली उसके सेल को अच्छे से चेक करता है, लेकिन उन्हें बस कुछ चेस की मोहरें जो उसने पत्थर तराश कर बनाई हैं और एक बाइबल के अलावा कुछ नहीं मिलता। नॉर्टन एंडी को अपने ऑफिस में बुलाता है, कहता है कि तुम अब लॉन्ड्री का काम बहुत कर चुके हो, अब तुम्हें ब्रूक्स के साथ लाइब्रेरी का काम संभालना है। इस तरह एंडी लाइब्रेरी के काम में ब्रूक्स की मदद करने लगता है। एक दिन हेडली अपने किसी गार्ड को एंडी के पास लाता है। असल में उस गार्ड को अपने बेटे के फ्यूचर के लिए कुछ फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं, जिसमें एंडी उसकी मदद कर देता है। कुछ दिनों बाद नॉर्टन की परमिशन से एंडी लाइब्रेरी में और बुक्स बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को लेटर भेजना शुरू कर देता है, लेकिन सरकार एंडी के इन लेटर्स पर कोई एक्शन नहीं लेती। धीरे धीरे सारे गार्ड्स और अगले साल दूसरे जेल के गार्ड्स और नॉर्टन भी फ्री में एंडी से अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करवाने लग जाते हैं। इस काम की मदद के लिए रैड को एंडी के साथ रखा जाने लगता है और ऐसे ही एंडी अपने जेल के दिन काटने लग जाता है। एक दिन पता नहीं क्या हो जाता है कि ब्रूक्स हेवुड की गर्दन पर चाकू रख देता है और बड़बड़ाता है कि मैं इसे मार दूंगा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है यहाँ रहने का। लेकिन एंडी ब्रूक्स को पोलाइटली समझाता है कि तुम बुरे इंसान नहीं हो और हेवुड तो तुम्हारा अच्छा दोस्त है, तुम इसे नहीं मारोगे, और ब्रूक्स हेवुड को छोड़ देता है। हेवुड कहता है कि मैं तो बस इन्हें बाय बोलने आया था क्योंकि इनकी आगे की सजा माफ हो चुकी है। असल में दोस्तों ब्रूक्स को 50 साल हो चुके हैं इस जेल में। ये जेल ही उनकी जिंदगी बन चुकी है। यहाँ सब उनकी इज्जत करते हैं, उन्हें यहाँ एक सम्मान मिलता है और ब्रूक्स को डर है कि बाहर की दुनिया उन्हें सिर्फ एक मुजरिम बुड्ढा ही समझेगी और कुछ नहीं। और यही कारण है कि ब्रूक्स हेवुड को मारकर अपनी सजा बढ़ाना चाहता था, लेकिन उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाता है। ब्रूक्स सहमा हुआ बस में गवर्नमेंट का दिया हुआ एक कमरे के घर में रहने के लिए चला जाता है। ब्रूक्स देखता है कि दुनिया वैसी नहीं रही जैसे पहली थी। पहले सड़कों पर एक ही कार हुआ करती थी, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ चुकी है और भी कई बदलाव आ चुके हैं आज की दुनिया में। लोगों को सिर्फ अपने आप से और अपने काम से मतलब रहने लगा है। ब्रूक्स को सरकार ने एक डिपार्टमेंटल स्टोर पर जॉब भी दिलाई है ताकि वो अपनी आगे की जिंदगी आराम से बिता सके, लेकिन ब्रूक्स उधर सही से काम नहीं कर पाता। लोग जितनी जल्दी उससे सामान मांगते हैं, शायद उतनी जल्दी उसके बूढ़े हाथ वो काम नहीं कर सकते हैं। एक दिन ब्रूक्स अच्छा सा सूट पहनकर अपने घर के दीवार पर कुछ लिखता है। ब्रूक्स को लगता है कि अगर इस दुनिया से एक मुजरिम बुड्ढा कहीं चला भी जाए तो इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल मोमेंट था इस मूवी का ये। कुछ दिन बाद ब्रूक्स के मरने की खबर एंडी और रैड को मिलती है। ये जानकर वो दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं।
नेक्स्ट डे एंडी को पता चलता है कि गवर्नमेंट ने उसके लेटर की वजह से लाइब्रेरी के लिए कुछ बुक्स और $200 का चेक दिया है। इस तरह एंडी गवर्नमेंट को और लेटर भेजना शुरू कर देता है, जिससे गवर्नमेंट शॉ हैंक लाइब्रेरी की जेल के लिए एंडी को हर महीने $500 भेजना शुरू कर देती है, जिससे एंडी शॉ हैंक जेल की लाइब्रेरी इंग्लैंड के सारे जेलों की लाइब्रेरी से बेहतर बनाकर दिखाता है, जिसका नाम ब्रूस के नाम पर ही रखा जाता है। इस लाइब्रेरी में लोग पढ़ सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं और भी कई काम कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद नॉर्टन मीडिया को ऐलान करता है कि हम अपने कैदियों को जेल से बाहर खुली दुनिया में सस्ते वर्कर्स के रूप में काम करने के लिए भेजेंगे, जिससे इन्हें बाहर काम करने का सलीका समझ में आएगा और इनकी मेहनत देश की तरक्की में तो काम आएगी ही, साथ ही सरकारी खर्चे में भी बहुत कमी आ जाएगी। असल में दोस्तों, नॉर्टन अपनी सस्ती लेबर से, जिन्हें कुछ भी पैसे नहीं देने पड़ते, उनके सहारे सारे सरकारी ठेके बेहद सस्ते में ले रहा था, जिसमें मेहनत कैदियों की होती थी और सारा पैसा नॉर्टन की जेब में जाता था। इसके साथ ही नॉर्टन और भी बड़े बड़े ठेकेदारों से उनके काम पर नजर न गड़ाने के एवज में रिश्वत लेता था और उन ठेकेदारों को मजबूरी में पैसे देने भी पड़ते थे। नॉर्टन सारा ब्लैक मनी एंडी की हेल्प से व्हाइट में कन्वर्ट कर अपने रिटायरमेंट फंड को बढ़ा रहा था। एंडी रेड को बताता है कि नॉर्टन के इतने घोटाले हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। रेड कहता है आज नहीं तो कल उसे अपने सारे काले धन का हिसाब सरकार को देना होगा, और नॉर्टन जब हिसाब नहीं दे पाएगा तो वो भी हमारे साथ यहीं जेल में होगा। एंडी कहता है कि नहीं, सरकार उसे नहीं पकड़ पाएगी, मैंने सारे पैसे रैंडल स्टीफन्स के नाम पर इन्वेस्ट कर रखे हैं। रेड पूछता है कि ये कौन है। एंडी बताता है कि रैंडल स्टीफन्स नॉर्टन का नकली बिजनेस पार्टनर है। उसका ड्राइविंग लाइसेंस है, बैंक अकाउंट है, उसकी एक फेक आईडी भी है, बस वो असल जिंदगी में नहीं है। मतलब कुछ फेक डॉक्यूमेंट से आदमी को अस्तित्व में लाया जा चुका है। अगर सरकार या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खोजबीन करेगी तो ऐसे इंसान को ढूंढेगी जिसका कोई वजूद ही नहीं है। इस तरह नॉर्टन रैंडल स्टीफन्स के नाम पर अपना काला धन इन्वेस्ट कर उसे व्हाइट में कन्वर्ट करता जा रहा है। कुछ दिनों बाद नए कैदी जेल में आते हैं। उनमें से एक टॉमी है जो थोड़ा बातूनी है। वो रेड और उसके दोस्तों से घुल मिल जाता है। एक दिन टॉमी एंडी के पास जाता है, कहता है कि आप मुझे पढ़ा सकते हो, मैं अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करना चाहता हूँ, और एंडी उसे पढ़ाना शुरू कर देता है। कुछ दिनों बाद टॉमी की पढ़ाई पूरी हो जाती है और उसका एग्जाम होता है जो एंडी की देखरेख में होता है। जब एग्जाम टाइम खत्म होता है तो एंडी टॉमी से एग्जाम पेपर मांगता है और पूछता है कि कैसा गया एग्जाम। टॉमी कहता है बकवास, पूरा साल बेकार चला गया मेरा, और चिल्लाकर कहता है कि मुझे इस पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान ही नहीं देना चाहिए था। और गुस्से में टॉमी अपना एग्जाम पेपर डस्टबिन में फेंक देता है और एंडी को कोस कर चला जाता है। उसी दिन टॉमी रेड को बताता है कि मैंने एंडी के साथ गलत बर्ताव किया है और उसे निराश भी कर दिया है। वो सच में बहुत अच्छा इंसान है। और वो रेड से पूछता है कि एंडी किस गुनाह की सजा यहाँ काट रहा है। रेड टॉमी को सब कुछ बताता है कि वो एक ऐसे मर्डर की सजा काट रहा है जो उसने किया ही नहीं है। टॉमी को एंडी की पूरी कहानी जानकर थोड़ा अजीब लगता है और वो रेड को एंडी के पास ले जाता है और उन दोनों को अपने साथ हुआ एक इंसिडेंट बताता है। जब टॉमी 4 साल पहले किसी और जेल में चोरी के लिए 2 साल की सजा काट रहा था, उसकी सजा खत्म होने से 6 महीने पहले एक और मुजरिम उसकी जेल में सजा काटने के लिए आता है, एल्मो ब्लैच। वो बस बकबक करता रहता था, अपने चोरी के किस्से, मर्डर के किस्से वहाँ के कैदियों को बड़ी शान से सुनाया करता था। एक दिन ऐसे ही उसने अपने एक मर्डर का किस्सा सुनाया कि वो एक बंदे के घर में चोरी करने गया था, लेकिन घर का मालिक तभी जग जाता है, जिससे ब्लैच उस घर के मालिक और उसकी गर्लफ्रेंड को वहीं मार देता है। और ब्लैच इस बात पर खुश होता है कि जिस लड़की को उसने मारा उसके पति पर ही उसके मर्डर का ब्लेम लग जाता है और उसे सजा हो जाती है, जो बहुत बड़ा बैंकर है। एंडी टॉमी की बात सुनकर नॉर्टन के पास जाकर सारी बात बताता है और उसे कहता है कि आप उस जेल के कैदी ब्लैच को पकड़कर मुझे बेगुनाह साबित कर सकते हो। नॉर्टन कहता है ताजुब की बात है, इतनी बढ़िया कहानी तो मैंने भी आज तक नहीं सुनी। तुम टॉमी की बात पर विश्वास कर रहे हो, जो आए दिन धोखेधड़ी के काम करता रहता है। चलो अगर ब्लैच नाम का कैदी है भी तो वो क्या खुद आकर ये कहेगा कि हाँ मैंने ये मर्डर्स किए हैं, आप सब एंडी को छोड़कर मुझे गिरफ्तार कर लो। एंडी कहता है कि टॉमी के बयान से मेरी फाइल दोबारा खोली जा सकती है और ब्लैच की सारी इन्फॉर्मेशन उस जेल से हमें मिल सकती है। एक मौका तो है ही मेरे बचने का, और अगर आपको डर है कि मैं आपके सारे पैसों का राज बाहर खोल दूंगा तो भरोसा रखिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। इस बात को सुनकर नॉर्टन बहुत गुस्सा हो जाता है और एंडी को 1 महीने के लिए काल कोठरी में बंद कर देता है। यह रेड और उसके दोस्त एंडी के लिए बहुत चिंता में होते हैं कि बिना किसी गुनाह के उसने 19 साल जेल में बिता दिए। जेल में ही टॉमी के लिए एक पार्सल आता है, उसमें उसका हाई स्कूल का रिजल्ट होता है जिसमें वो पास हो चुका है। रेड टॉमी को बताता है एंडी ने तुम्हारा एग्जाम पेपर डस्टबिन से निकालकर पोस्ट कर दिया था।
कुछ दिनों बाद नॉर्टन टॉमी को जेल से बाहर बुलाता है और उससे पूछता है कि तुमने जो बात एंडी को बताई है, मतलब कि उसने वो मर्डर्स नहीं करे हैं, क्या वो सब सच है? और अगर सच है तो क्या तुम कोर्ट में पवित्र किताब के ऊपर हाथ रखकर एंडी के लिए गवाही दे सकोगे? टॉमी कहता है कि वो सारी बात सच है और आप मुझे मौका दीजिए, मैं एंडी के लिए गवाही देने से पीछे नहीं हटूंगा। नॉर्टन कहता है कि मुझसे तुम्हें यही उम्मीद थी और ऊपर की तरफ इशारा कर देता है। तभी पीछे से हेडली टॉमी को गोली मारकर उसे जान से मार देता है। असल में नॉर्टन नहीं चाहता कि एंडी जेल से बाहर जाए, क्योंकि नॉर्टन के सारे काले धन का राज उसके अलावा सिर्फ एंडी को ही पता है। कुछ दिन बाद एंडी काल कोठरी से छूट जाता है और उसे टॉमी के मरने की खबर पता चलती है, जो एकमात्र सबूत था उसकी बेगुनाही का। और वो नॉर्टन की नीयत भी समझ जाता है कि नॉर्टन कभी नहीं चाहेगा कि वो जेल से निकले। एंडी कहता है, पता है रेड, अगर मैं कभी यहाँ से बाहर निकला तो मैं सिहुआतानेजो जाऊंगा, जो मेक्सिको में है। वहाँ मैं एक होटल खरीदूंगा और कुछ बोट्स भी, और बाकी की जिंदगी आराम से वहीं बिताऊंगा। रेड कहता है कि मेक्सिको बहुत दूर है दोस्त, और अभी हम यहाँ हैं शॉहेंक जेल में, और यही सच्चाई है। एंडी कहता है, सही कह रहे हो तुम, हमारी यही जिंदगी है। अब सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो यहाँ पर घुट घुट कर जियो या मर जाओ। रेड कहता है कि कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हो तुम, इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल दो। एंडी कहता है, रेड, कभी तुम यहाँ से निकलो तो मेरा एक काम करोगे? तुम बक्सटन वाले मैदान में जाना, वहाँ एक पत्थरों की दीवार है, उस दीवार के पास एक पेड़ है, उस पेड़ के साथ दीवार पर बिल्कुल अलग काला पत्थर है। तुम मुझे वादा करो, जब भी तुम यहाँ से निकलना तो उस पत्थर के नीचे एक बॉक्स है, उसे तुम अपने पास रख लेना। रेड उसे वादा करता है कि जरूर वो ये काम करेगा। उसी टाइम रेड लंच करते टाइम एंडी के अजीब बिहेवियर के बारे में अपने दोस्तों को बताता है। उसे लग रहा है एंडी कहीं अपने साथ कुछ गलत न कर ले। तभी हेवुड कहता है कि मुझसे एक गलती हो गई है, आज सुबह ही एंडी मुझसे 6 फीट लंबी रस्सी मांगकर ले आया है, मुझे नहीं पता कि वो ये सब सोच रहा है। नेक्स्ट सीन में एंडी नॉर्टन के पैसों का हिसाब उसकी बैलेंस शीट पर और एक ऐसे आदमी के अकाउंट में चढ़ा रहा होता है जो नॉर्टन का नकली पार्टनर है और जिसका कोई वजूद ही नहीं है। एंडी नॉर्टन के लॉकर में सारे पेपर्स रखता है और नॉर्टन उसे अपने जूते पॉलिश करने को दे देता है। एंडी नॉर्टन के जूते पॉलिश करने के बाद अपने सेल में जाने लगता है। रेड उसे सेल में जाते हुए देखता है। उसे लग रहा है कहीं एंडी आज रात को फांसी न लगाकर मर जाए। वो रात रेड की सबसे लंबी रात थी। वो बस सुबह एंडी को सही सलामत देखना चाहता था। सुबह सारे कैदियों की काउंटिंग होती है। रेड बाहर आकर एंडी के सेल की तरफ देखता है। एंडी अभी तक बाहर नहीं निकला है, जिस कारण एक गार्ड उसे चेक करने के लिए उसके सेल की तरफ जाता है और वो सेल को देखकर शॉक हो जाता है। वहाँ पर एंडी नहीं है, वो वहाँ से भाग चुका है। ये खबर सुनकर नॉर्टन की नींद उड़ जाती है। वो अपने सारे गार्ड्स को पूरे जेल की छानबीन में लगा देता है और गार्ड्स पर चिल्लाता है कि जब रात को एंडी सेल के अंदर गया तो सुबह सेल के अंदर क्यों नहीं है, और पागलों की तरह अपने गार्ड्स और कैदियों पर पत्थर फेंकना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि ये सब मुझे फंसाना चाहते हैं। तभी नॉर्टन एक पत्थर पोस्टर की तरफ फेंकता है, जो पोस्टर एंडी हमेशा अपनी दीवार पर टांगे रखता था। वो पत्थर पोस्टर के आर पार चला जाता है। नॉर्टन पोस्टर हटा के देखता है तो वहाँ पर एक लंबी सी सुरंग खोदी हुई है। एंडी की तलाश बाहर शुरू कर दी जाती है। उन ऑफिसर को एंडी की एक पुरानी शर्ट और एक घिसी हुई हथौड़ी के अलावा कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, शुरुआती दिनों में एंडी ने रेड से जो हथौड़ी मांगी थी उससे वो अपने सेल की दीवार पर नाम लिखता है। तभी दीवार से एक पत्थर टूटकर नीचे गिर जाता है और वो समझ जाता है कि दीवार कच्ची है, और उधर से वो सुरंग खोदना शुरू कर देता है। उससे निकलने वाली मिट्टी वो अपनी जेब में भरकर बाहर ले जाता था और ग्राउंड में फेंक देता था। लास्ट दिन एंडी ने नॉर्टन की अकाउंट फाइल एक नकली फाइल से एक्सचेंज कर दी थी और नॉर्टन के लॉकर में उस दिन एंडी ने नकली फाइल ही रखी थी। उसने जूते को पॉलिश करा और अपने सेल में चला गया। मजे की बात यह है कि किसी का भी ध्यान उसके जूतों की तरफ नहीं गया। अपने सेल में आकर एंडी सुरंग से बाहर निकला और सारी फाइल को रस्सी से बांध लिया और एक मोटे पाइप को पत्थर से तोड़कर 500 यार्ड तक वो उस बदबूदार पाइप में रेंगता हुआ जेल से बाहर निकला। अब एंडी आजाद हो चुका था। नेक्स्ट सीन आता है मेन नेशनल बैंक का, जिसके अंदर एक जेंटलमैन घुसता है। वो अपना अकाउंट बंद करवाना चाहता है। उसके सारे ऑफिशियल पेपर चेक किए जाते हैं और उसको 3,70,000 का चेक दिया जाता है, जिसका नाम है मिस्टर रैंडल स्टीफेंस। दोस्तों, एंडी नॉर्टन का सारा काला पैसा निकाल चुका था, वो भी पूरे ऑफिशियल पेपर वर्क के साथ, और बैंक के एक एम्प्लॉय को एक पार्सल भी देता है पोस्ट करने के लिए। वो पार्सल इनकम टैक्स वालों के पास जाता है, जिसमें नॉर्टन के सारे घोटालों के सबूत हैं। कुछ पुलिस वाले द शॉहेंक जेल में जाते हैं नॉर्टन को पकड़ने के लिए, लेकिन नॉर्टन को शायद वो जिंदगी नहीं जीनी थी जैसे उसके कैदी जीते हैं। कुछ दिनों बाद रेड को भी अप्रूव कर दिया जाता है और वो भी जेल से आजाद है। उसे भी ब्रूक्स वाले कमरे में भेजा जाता है। वही ब्रूक्स वाली जॉब दी जाती है जिससे रेड बाकी की जिंदगी आराम से बिता सके। लेकिन रेड अकेला है।
उसे कोई साथी चाहिए। तभी उसे एंडी की वो बॉक्स वाली बात याद आती है और वो बक्सटन वाले मैदान की तरफ जाता है जहाँ उसे पत्थरों की दीवार और पेड़ दिखता है। वहाँ एक काला पत्थर भी है। रेड उसके नीचे से एक बॉक्स निकालता है। उसे खोलकर उसमें से एक लेटर निकलता है जो एंडी का है। उसमें लिखा है कि रेड, अगर तुम ये लेटर पढ़ रहे हो तो मतलब तुम जेल से छूट चुके हो और यहाँ तक पहुँच चुके हो, तो उम्मीद है आगे रुकोगे नहीं। तुम्हें वो शहर याद है मेक्सिको का, जिहुआतनेजो? मुझे एक दोस्त की जरूरत है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम यहाँ जरूर आना। तुम्हारा दोस्त एंडी। इस लेटर के साथ एक एनवेलप में कुछ पैसे भी रखे होते हैं। ये लेटर पढ़कर रेड बहुत खुश होता है और निकल पड़ता है अपने सफर पर, एक उम्मीद का सफर जो उसे अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एंडी से ही मिली थी। और मूवी के एंड में रेड एंडी से मिलता है जो बोट रिपेयर कर रहा है। सो दोस्तों, मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और ऑप्टिमिस्टिक थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो और भी अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।